एवरीवन, आज इकोनॉमिक के चैप्टर नंबर 5 के दूसरे वीडियो के साथ मैं यहाँ पे हूँ। हम बात करेंगे आज फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग टैक्सेशन। उसमें क्या आता है, ए वाला अभी हमारा आधा हुआ था, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई भी बाकी है, ठीक है। उसके बाद एक कॉस्ट कंडीशन है, उसके बाद मार्केट स्ट्रक्चर है। मार्केट स्ट्रक्चर के 2 टाइप्स हैं। उसमें आएगा इंसिडेंट्स अंडर द परफेक्ट कंपटीशन और इंसिडेंट्स अंडर द मोनोपोली। तो पहला हम लोग अभी इसको कंप्लीट करते हैं, इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। और मैं दावे के साथ कह सकती हूँ इन तीनों में से एक तो फिक्स आता है। जैसे हम लोग को आया था इंसिडेंट्स अंडर मोनोपोली, वैसे ही इनमें से ही कोई ना कोई आता ही है, फिक्स है, ठीक है। इसमें कोई अंतर ना आए कि मतलब कोई और आ जाएगा या फिर कुछ और आ जाएगा, ठीक है। अब चलते हैं, मैं इसका पूरा आपको स्टार्ट से सप्लाई का करेंगे जैसे हम लोगों ने डिमांड का किया था। रिमेंबर, डिमांड का वीडियो पहले देखना तो आपको सप्लाई का वीडियो एकदम आराम से समझ में आ जाएगा। उसके बाद कॉस्ट कंडीशन देखेंगे, पहले सप्लाई पूरा कंप्लीट करते हैं, ठीक। स्टार्ट करते हैं इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। उसके बारे में पहले बताती हूँ क्या है। इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई वुड ऑल्सो प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन डिटरमाइनिंग द इंसिडेंस ऑफ टैक्सेशन। जब टैक्स का जो इंसिडेंस होता है उसमें सप्लाई भी, इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई भी अच्छा रोल प्ले करता है, एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। सिंस द सेलर कैन बी रिस्पॉन्ड बाय चेंजिंग द सप्लाई, मतलब जो सेलर है उसका भी रिस्पॉन्स उसमें, मतलब कभी सेलर के ऊपर प्राइस ज़्यादा होता है, कभी बायर के ऊपर होता है, ये सप्लाई से देखेंगे। यहाँ पे क्या होगा, शिफ्टिंग वुड बी डिपेंड्स ऑन द डिग्री ऑफ सप्लाई इलास्टिसिटी। डिग्री ऑफ सप्लाई इलास्टिसिटी, ये डिग्री ऑफ सप्लाई इलास्टिसिटी पे पूरा डिपेंड करेगा। इन द केस ऑफ विल अज्यूमिंग द डिमांड इलास्टिसिटी विल बी कंस्टेंट, मतलब जो डिमांड कब रहेगा वो कंस्टेंट रहेगा, वो उसमें कोई चेंजेस नहीं आएगा, ठीक है। डिमांड कब जो है, डिमांड कब कैसे देखो, सप्लाई कब ऐसे जाता है, डिमांड कब ऐसे जाता है। ये क्या है, ये सप्लाई कब है, ये डिमांड कब है। और जहाँ पे कट करता है इसको क्या बोलते हैं, इक्विलिब्रियम लाइन, बराबर। इस नीचे वाला आउटपुट होता है, यहाँ वाला प्राइस होता है, और ये जो प्रोडक्ट इतने में कोई भी प्रोडक्ट बन के तैयार हुआ है ऐसा बोलते हैं, ठीक है। यही, ये समझो, ये बेसिक है अपना, ये हर में आपको फॉलो करना पड़ा होगा प्रीवियस ईयर में भी। 12th से ही हम लोग इसके बारे में, डिमांड सप्लाई इसके बारे में ही पढ़ रहे हैं, तो हम लोग पहले से इसको फॉलो कर रहे हैं। और प्रीवियस सेमेस्टर में भी यही सेम चीज़ रहा होगा, बट अभी यहाँ पे मीनिंग चेंज कर देते हैं, मतलब थोड़ा सा बदल देते हैं, और कॉन्सेप्ट सेम होता है, ठीक है। चलो, अभी इसमें क्या है, द ग्रेटर द इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई ग्रेटर विल बी बर्डन ऑन बायर। जितना इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई ज़्यादा होगा उतना बर्डन किस पे ज़्यादा होगा, बायर पे बर्डन ज़्यादा होगा, और जितना कम होगा उतना बायर पे बर्डन कम होगा। जब बायर पे बर्डन कम होगा तो सेलर पे बर्डन ज़्यादा होगा, क्लियरली, ठीक है। चलते हैं अब आगे, डाउन करते हैं। यहाँ पे देखिए, इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई में पहला क्या है, परफेक्टली इलास्टिक सप्लाई। परफेक्टली इलास्टिक मैंने आपको बताया था ना, ई कैसे होता है या फिर आई कैसे। आई ऑलवेज ऐसा जेंटली खड़ा रहता है, और ई जो है वो सोया रहता है, ऐसा मैं यहाँ पे बताती हूँ। ई का ये वाला लाइन है ना, देखो ये दोनों लाइन, इसको ही मैं बेस मान के बताती हूँ कि ई ऐसे सोया हुआ रहता है, जो कि पैरेलल हॉरिजॉन्टल होता है, ये वर्टिकल स्ट्रेट लाइन होता है, ये हॉरिजॉन्टल होता है, ये पैरेलल टू एक्स एक्सिस होता है, ये पैरेलल टू वाई एक्सिस होता है। तो हम लोग अभी बात किसकी कर रहे हैं, परफेक्टली इलास्टिक सप्लाई, ठीक है। परफेक्टली इलास्टिक सप्लाई की बात कर रहे हैं, मतलब हम लोग ई की बात कर रहे हैं, ठीक है। समझदारों को इशारा काफ़ी, परफेक्टली इलास्टिक सप्लाई की बात कर रहे हैं तो मतलब ई की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे डिमांड कब कांस्टेंट बोला है, डिमांड कब मैंने बताया ऐसे खींचनी है, ये कांस्टेंट रहेगा, सब में एक ही जैसा बनेगा। स्केल से आप लोग खींचोगे और प्रॉपर लाइन आएगी। मैं विदाउट स्केल कर रही हूँ तो थोड़ी बहुत मिस्टेक मुझसे होगी, थोड़ा समझ लेना। और इसमें ये क्या है, इलास्टिसिटी परफेक्टली है ना, परफेक्टली मतलब सीधा, इसमें कोई टेढ़ा मेढ़ा नहीं होना चाहिए,
ये दोनों हॉरिजॉन्टल लाइन से दोनों एक दूसरे को पैरेलल होनी चाहिए, बराबर। अब पहला, जब ये मैंने अभी एक एक्स्ट्रा खींच दिया है, बाद में खींचती हूँ। जब ये मेरा ये क्या हो गया, ये क्वांटिटी है, ये जो है ये प्राइस है, इसको ओ नाम देते हैं। ये एक्स एक्सेस है, ये वाई एक्सेस है, ये जो है ये डिमांड कर्व है। जब हम लोग का सप्लाई एस था तो क्यू क्वांटिटी हम लोग बेच पाते थे और प्राइस ओपी था, क्वांटिटी क्यू एस था। जब ही मैंने प्राइस को इंक्रीज़ किया, पी से जब मैं P1 की तरफ प्राइस को इंक्रीज़ करती हूँ, प्राइस को इंक्रीज़ किया, एस से S1 प्राइस गया, तो फिर मेरा डिमांड मेरा डिक्रीज़ हो जाएगा, Q से Q1 की तरफ चला जाएगा। क्योंकि हम लोग ने पढ़ा है ना, इन्वर्स रिलेशन होता है प्राइस और क्वांटिटी का। इसका मैं एक लाइव एग्जांपल देती हूँ। इफ़ अगर मेरा कोई स्टेशनरी का शॉप है, वहाँ पे मैंने 3-4 टाइप के पेन रखे हुए हैं, डिज़ाइन मॉडल ऑलमोस्ट सेम है और चलेगा भी उतना ही दिन तक, कलर भी सेम है। बट एक जो मेरे पास और जो हमारे पास बायर होता है, अगर मैं कोई बायर हूँ तो मैं अज्यूम करके एक कुछ पैसे लेके आऊँगी अपने साथ। ऐसा तो है नहीं अपनी जितनी जायदाद है, जितनी संपत्ति है, सब लेके जाऊँगी वहाँ पे। तो कुछ ऐसा अज्यूम करके मैं पैसे लेके गई। मैं लेके गई 10 रुपये। मैंने डिसाइड किया कि मैं 10 रुपये का पेन लूँगी और अज्यूम करना है, हाँ, ऐसा भी पेन 2 रुपये में मिलता नहीं है, मैं बोलने वाली हूँ, इसलिए मैं पहले बता दे रही हूँ। अज्यूम करो एक बॉक्स है, उसमें 2 रुपये वाले पेन हैं, एक बॉक्स है उसमें 5 रुपये वाले पेन हैं और एक बॉक्स है उसमें 10 रुपये वाले पेन है, ठीक है। तो तुम क्या, सबकी क्वालिटी ऑलमोस्ट सेम है, कुछ लिटिल बिट डिफरेंट है, और उसके बाद इंक भी उतने ही टाइम तक चलेगा और पेन भी उतनी ही अच्छी है सारी। तो अब बताओ तुम कौन सा खरीदना प्रेफर करोगे, 10 वाली 1 या 2 वाली 5? क्लियरली 2 वाली 5 खरीदोगे ना। वही बात यहाँ पे भी होती है, जब भी हम लोग प्राइस बढ़ाते हैं तो क्वांटिटी कम हो जाती है। ऐसा भी होता है ना, अगर कांदा महंगा हो गया तो थोड़ा कांदा हम कम खाते हैं पर थोड़ा पहले से कम खाते हैं, बराबर। ऐसा नहीं है कि खाना ही छोड़ देते हैं, थोड़ा कम खाते हैं। वही बात यहाँ पे हो गई, बराबर। अब चलते हैं आगे। तो इस पे जो बर्डन किस पे जा रहा है, इंटायर बर्डन जो है वो अपने बायर पे जा रहा है, बायर पे इंटायर बर्डन बायर पे जा रहा है, ठीक है। ये कौन सा, परफेक्टली इलास्टिक सप्लाई। अब चलते नीचे। मैं थोड़ा डिटेल में समझा रही हूँ इसलिए वीडियो थोड़ी बड़ी हो सकती है, पर कंटिन्यू वॉच करोगे तो आपको समझेगा, तो कम से कम समझेगा। अगर ये समझ गया तो आप 10 मार्क्स का आपका क्लियर हो जाएगा ना, 10 मार्क्स आपको परफेक्टली मिल जाएगा, ठीक है। ये है परफेक्टली इनइलास्टिक डिमांड, परफेक्टली इनइलास्टिक सप्लाई, सॉरी डिमांड नहीं है, सप्लाई। ये हो गया एक्स एक्सेस, ये हो गया वाई एक्सेस, ये आउटपुट हो गया अपना, ये हो गया प्राइस। अब लेट, इसमें क्या बोला, डिमांड कब कांस्टेंट रहेगा, तो कांस्टेंट वाला डिमांड कब बना दिया। प्राइस जब ओ से पी था, ये इधर प्राइस हो गया ना, ये ओ से जब पी था प्राइस, सप्लाई कब, ये क्या है, आई है ना, आई का सप्लाई कब, सीधा पहले सप्लाई कब बनाओ फिर प्राइस। प्राइस ओ से पी, इसमें क्या होता है, द सेलर अनेबल टू एडजस्ट सप्लाई आफ्टर इम्पोजिंग द टैक्स, इन द केस ऑफ प्राइस विल बी रिमेन सेम। इसमें क्या होगा, प्राइस सेम ही रहेगा, क्योंकि कोई कोई प्रोडक्ट ऐसे होते हैं जिन पे टैक्स अप्लाई हो जाता है, बट मार्केट में उनका प्राइस अगर बढ़ा दिया तो वो चीज़ बिकना ही बंद हो जाएगा। तो इसलिए सप्लायर क्या करता है, सारा बर्डन खुद के ऊपर ले लेता है, वो प्राइस में ज़्यादा बढ़ोतरी नहीं करता है। तो इंटायर बर्डन किसके ऊपर आ गया, सेलर पे आ गया, क्लियर। चलते हैं नीचे। मोर इलास्टिक सप्लाई, तो इसमें सप्लाई कब फ्लैटर होगा, सप्लाई कब कैसा होगा, फ्लैटर। फ्लैटर मीन्स सप्लाई कब होगा, फ्लैटर, बराबर। दूसरा भी, तो फिर जब भी क्वांटिटी ओ से क्यू,
ये देखो ओ से क्यू, तो प्राइस कितना था, प्राइस था ओ से पी बराबर, ठीक है। अब जो है क्वांटिटी, अब प्राइस है वो बढ़ जाएगी, प्राइस थोड़ा सा बढ़ेगा, हाँ। देखो प्राइस को जब बढ़ाते हैं, मैं कलर चेंज करती हूँ, अच्छे से अंडरस्टैंड होगा अपने को। सॉरी, ऐसे जाएगा, हाँ। जब प्राइस बढ़ाते हैं तो ये जाएगा पी से P1 की तरफ, और तो फिर उसके बाद नीचे जाएगा ऐसे बराबर, इधर बन जाएगा ये दूसरी लाइन। तो अभी देखो जब प्राइस को बढ़ाया P से गए P1 पे, तो क्वांटिटी डिक्रीज हो गई, Q से आ गई Q1 पे, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे ये जो है ये सप्लाई कब है ना दोनों, ये S है ये S1 है, ये Q ये Q1, ठीक है। ये P है ये P1 है, ठीक है। जब प्राइस P से P1 पे गया तो इतना डिक्रीज हो गया, तो ये कौन सी लाइन है, N हो गई, इसको N नाम दे दिया मैंने। तो अब देखो ये बर्डन किसके ऊपर ज़्यादा आ रहा है, बर्डन ज़्यादा आ रहा है अपने बायर के ऊपर, सेलर के ऊपर बायर से थोड़ा सा कम आ रहा है, बायर के ऊपर ज़्यादा बर्डन आ रहा है, सेलर के ऊपर थोड़ा सा कम बर्डन आ रहा है बराबर। मतलब इसमें बर्डन एडजस्ट कर लिया, थोड़ा बायर पे थोड़ा सेलर पे। व्हेन द सप्लाई ऑफ रिलेटिवली मोर इलास्टिक द ग्रेटर द बर्डन टू टैक्स falls on the buyer, smaller burden falls on the seller, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट। मैं बहुत ज़्यादा इस पर टाइम वेस्ट कर दे रही हूँ, मुझे ऐसा लगता है, बट ठीक है, उसमें आपको क्लियर होना चाहिए, बस टाइम कितना भी जाए। वीडियो थोड़ी अगर लॉन्ग हुई तो भी उसको देखने का कष्ट करिएगा मेरे लिए, आपको समझेगा अच्छे से, इसलिए मैं थोड़ा टाइम ज़्यादा वेस्ट कर रही हूँ, मैं पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर करना चाहती हूँ इसका। ये क्या है, रिलेटिवली लेस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। इसमें क्या होगा, पहला तो कांस्टेंट डी है अपना, डिमांड कांस्टेंट है यहाँ पे डिमांड बढ़ेगा घटेगा नहीं, ये वाई एक्सेस हो गया, ये एक्सेस हो गया, ये हो गया आउटपुट, ये हो गया प्राइस, ठीक है। जब मेरा प्राइस ये हो गया, जब मेरा प्राइस पी था तो क्वांटिटी मेरी जाती थी, सप्लाई का बना देती हूँ, ये मैंने गलती से ड्रॉ किया, सप्लाई तब मेरा होता था इतना, सप्लाई तब मेरा होता था इतना, और क्वांटिटी मेरी जाती थी इतनी। जब मेरा प्राइस इतना था तो मेरा सप्लाई इतना होता था, क्वांटिटी मेरी इतनी जाती थी बराबर, क्वांटिटी कितनी जाती थी इतनी, ई क्यू ई मेरी क्वांटिटी जाती थी, अब मेरा ओपी प्राइस था, तो ठीक है, सप्लाई का हो गया। अब मेरा जो है प्राइस मैं बढ़ा रही हूँ, प्राइस बढ़ा पी से गया P1 पे, तो सप्लाई मेरा कम हो गया। जब मेरी प्राइस बढ़ती है तो ये मेरा सप्लाई रैपिडली कम हो जाता है बराबर। देखो इसमें ज़्यादा बर्डन आपको किस पे लग रहा है, बायर पे लग रहा है या फिर सेलर पे लग रहा है, किस पे लग रहा है बताइए। इस पे इंटायर बर्डन अपना जा रहा है, बेचा रहे सेलर के ऊपर। अब सेलर को ही टैक्स का बर्डन, टैक्स ज़्यादा पे करना पड़ेगा इसमें, और बायर जो है कम बर्डन पे करेगा। अगर आप क्लियर ड्राइंग बनाना जानते हो ना, क्लियर अगर ग्राफ जानते हो, तो आपको इसमें कोई दिक्कत होनी ही नहीं है, बिल्कुल ईजी कॉन्सेप्ट हो जाएगा आपके लिए, ठीक है। अब ये इधर ही रिलेटिवली लेस इलास्टिसिटी सप्लाई के बाद में सप्लाई और डिमांड का वो ख़त्म होता है, अब इधर पे आएगा। अब बात करते हैं तीसरे पॉइंट की, जो है मार्केट स्ट्रक्चर। मार्केट स्ट्रक्चर में क्या है देखते हैं, इंसिडेंट अंडर द परफेक्ट कंपटीशन, ठीक है। इसमें इंसिडेंट अंडर द परफेक्ट कंपटीशन होगा और इंसिडेंट अंडर द मोनोपोली होगा, ठीक है। तो प्राइस अंडर द परफेक्ट कंपटीशन डिपेंड अपॉन द मार्केट फेलियर इन द डिमांड एंड सप्लाई। इट इज डिस्कस थ्रूआउट इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। इसमें क्या होगा, प्राइस जो होगा वो परफेक्ट कंपटीशन के हिसाब से डिमांड और सप्लाई होगा, और
डिस्कस थ्रू द इलास्टिक इंसिडेंट अंडर द मोनोपोली। इसमें क्या होगा, सेलर इज अ प्राइस मेकर। मोनोपोली में अभी परफेक्ट कंपटीशन का अगर आपको रूल मालूम है तो फिर हो जाएगा। परफेक्ट कंपटीशन में दोनों होते हैं, उसमें कोई एक में नहीं होता है। कंपटीशन ज़्यादा लोग, ज़्यादा सेलर होते हैं तो फिर प्राइस एक ही रखना पड़ता है, जो सब सेलर मिलके जो प्राइस डिसाइड करता है वही होता है। अब मोनोपोली में एक ही सेलर होता है, सेलर इज अ प्राइस मेकर। टैक्सेशन विल बी इंसिडेंट ऑफ द कॉस्ट डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ टैक्स। नेचर ऑफ टैक्स के हिसाब से डिपेंड करता है वेदर द शिफ्टिंग और नॉट। जो टैक्स होगा वो शिफ्ट होगा कि नहीं होगा वो डिपेंड करता है। इसमें दो टाइप है, यूनिट और स्पेसिफिक टैक्सेशन। यूनिट और स्पेसिफिक टैक्सेशन। एंड सेकंड क्या है, लमसम टैक्स। ठीक है, ये सेपरेट टैक्स का वो है। इसमें क्या होगा, प्राइस इंक्रीज बाय सेलर P to P1। जब प्राइस P से P1 गया तो फिर टैक्सेशन टैक्स बर्डन, तो जब प्राइस P से P1 गया शिफ्टिंग द टैक्स बर्डन ऑन बायर। ये बायर पे टैक्स बर्डन हो गया जब P से P1 पे गया। उसके बाद देखते हैं, अरे रे रे रे, सेकेंड, टैक्स बर्डन ये ई से टी देखो ज़्यादा है P से P1 से। ठीक है, विच इज मीन्स द सेलर हैज़ मोर बर्डन ऑन बायर। मतलब सेलर के ऊपर ज़्यादा बर्डन है बायर की अपेक्षा। मतलब ये जो है ये सेलर का बर्डन हो जाता है, ये जो है बायर का बर्डन है, तो सेलर पे ज़्यादा बर्डन होता है। द रेशियो कैन बी चेंज इन द डिपेंड्स अपॉन द इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कॉस्ट कर्व इन नेचर। वो चेंज हो सकता है, वो कर्व के नेचर पे डिपेंड करता है। ठीक है, ये देखो ये क्या है, प्राइस इंक्रीजिंग बाय द सेलर टू शिफ्टिंग द बर्डन ऑन द बायर। जब बायर पे बर्डन शिफ्ट होता है तो प्राइस इंक्रीज हो जाता है, तब प्राइस इंक्रीज करेगा तो बर्डन ज़्यादा देगा ना। और ये क्या है, ये जो लाइन है ये किसका है, टैक्स बर्डन की लाइन है, बराबर। अब चलते हैं नेक्स्ट पे। लमसम टैक्स क्या होता है, बर्डन cannot be shifted on the buyer because it is case of the goods। and अब देखो इधर मैक्सिमम आउटपुट ऑफ सेलर OQ विद द मैक्सिमम प्राइस RC इज अ नॉर्मल शिफ्टिंग। देखो ये RC शिफ्टिंग है, ठीक है, TC और TR देखो। when the tax is imposed, when is tax imposed or profit of seller get reduced from RC से RC से जो RC से है वो RC1 तक हो जाएगा। मतलब रिड्यूस हो जा रहा है टैक्स, यहाँ पे इतना रिड्यूस हो रहा है। when the tax is imposed, profit of seller getting the reduced from RC to RC1 same the output of OQ। OQ भी देख लो रिड्यूस हो जाएगा ना, इतना ही होगा फिर। ऑल बर्डन टैक्सेशन ऑन सेलर ओनली। ये जितना भी बर्डन है वो किस पे आ रहा है, बस सेलर पे आ रहा है इधर। और इसे सेपरेट टैक्सेशन में पूरा बर्डन जो है वो बायर पे डाल देते हैं, इसमें पूरा बर्डन सेलर पे डाल देते हैं, बाकी कुछ नहीं है। ये एक इम्पॉर्टेंट हो जाएगा, ठीक। कॉस्ट कंडीशन, कॉस्ट कंडीशन पे भी इफेक्ट पड़ता है किसका, जो टैक्स इन्फ्लुएंस होता है। जब टैक्स बढ़ता है तो उसका इफेक्ट किस पे पड़ता है, कॉस्ट कंडीशन पे भी पड़ता है। कॉस्ट कंडीशन लॉन्ग रन फिनोमेना है। ये हमें मतलब लॉन्ग रन के लिए होता है, ज़्यादा टाइम के लिए होता है। Incidence of tax also influencing by the return of scalar of the cost condition. It is a long run phenomena. Cost may be decreasing, content increasing the depends upon the whether the return of scalar are increasing, constant, decreasing respectively। मतलब ये इसमें तीन टाइप्स है, डिक्रीजिंग, कांस्टेंट और इंक्रीजिंग। सामने देख सकते हो आप। पहला पढ़ेंगे हम लोग डिक्रीजिंग कॉस्ट, ठीक है। पहला क्या है, डिक्रीजिंग।
इंक्रीजिंग द रिटर्न ऑफ स्केलर, स्केलर जो रिटर्न होता है वो बढ़ता है इसमें। देखो सप्लाई ऑफ रिफ्लेक्ट द discord with the under the increasing return of the scalar, average cost per unit output diminishing the output increasing। ठीक है, इसमें देखो ये अपना हो गया सप्लाई का, सप्लाई का इसमें कैसा है, फ्लैटर है, सप्लाई कर्व एस से S1। देखो जब प्राइस Q से Q1 शिफ्ट हुआ, जब प्राइस P से P1 शिफ्ट हुआ तो क्वांटिटी रैपिडली पीछे शिफ्ट हो गई, जिसकी वजह से सप्लाई में भी इफेक्ट पड़ा। तो इधर पे राइज इन द कॉस्ट, कॉस्ट जितना बढ़ा उसके हिसाब से टैक्स बर्डन किसके ऊपर बढ़ा, बायर के ऊपर इसमें टैक्स बर्डन ज़्यादा है। जब क्वांटिटी बढ़ती है तो टैक्स जब कॉस्ट बढ़ा तो टैक्स बर्डन किसके ऊपर ज़्यादा आ गया, बायर के ऊपर टैक्स बर्डन ज़्यादा आ गया। ठीक है, उसके बाद देखते हैं कांस्टेंट वाला जो है उसमें क्या होगा। कांस्टेंट में क्या होगा, सप्लाई कांस्टेंट है, सप्लाई में कोई ना इंक्रीज आ रहा है ना डिक्रीज आ रहा है, और जो आउटपुट है वो भी कांस्टेंट रहेगा, आउटपुट रिमेन सेम। तो ये बर्डन देखो यहाँ पे टैक्स बर्डन किस पे आ रहा है, बायर पे आ रहा है पूरा टैक्स बर्डन। इंटायर बर्डन विल बी ऑन बायर, इधर पे थोड़ा सा बर्डन सेलर वो कर रहा था, कम कर रहा था, बट बायर पे मोर बर्डन आ रहा था इसके पहले वाले पे। पर इस पे क्या होगा, मोर इंटायर बर्डन जो है वो बायर पे आ जाएगा। ठीक है, इसमें देखते क्या आएगा, इंक्रीजिंग कॉस्ट है, डिक्रीजिंग द रिटर्न ऑफ स्केलर। ठीक है, इसके बारे में अंडर द डिमिनिशिंग रिटर्न ऑफ द स्केलर कॉस्ट पर यूनिट increase as the output rises, in the case they in only the part of the tax burden is shifting on the buyer। ठीक है, इसमें देखो किसके ऊपर बर्डन ज़्यादा है। ठीक है, इसमें सेलर और बायर दोनों के ऊपर बर्डन इक्वल होगा। ठीक है, ओनली द पार्ट ऑफ द टैक्स बर्डन विल बी शिफ्टेड ऑन बायर। टैक्स बर्डन ऑन बायर क्या है, ये लिख देने का, देखो ऐसा लिखने का किसके ऊपर, कैसे पता चलेगा ये कौन सा बर्डन है कौन सा बर्डन है, वो ये ऐसे पे लिख सकते हैं, इसमें भी लिख सकते हो इसमें भी लिख सकते हो। ठीक है, ये सेलर पे बर्डन जो है वो ये है, और दोनों सेम है, हाँ सिमिलर आएगा। जैसे मैंने वो सारे वीडियोस बनाए हैं वैसे मैं इसको भी इधर ही बना देती हूँ। देखो जब टैक्स इधर पे डिमांड भी इधर भी कांस्टेंट है, ये हो गया डिमांड का, सप्लाई का ऐसे से आया, देखो ऐसे इजी है काफ़ी, सेम वही बनेगा। इसमें देखो दोनों सेम आएगा, बस ये दोनों मतलब बायर और सेलर दोनों पे बर्डन सेम होगा। ये क्या है, इंक्रीजिंग कॉस्ट पे दोनों पे बर्डन सेम होगा। उसके अंदर का यही बस लिखना होगा, अपवर्ड स्लोपिंग है, इसमें सप्लाई कर्व क्या है, अपवर्ड स्लोपिंग है, उसमें डाउनवर्ड स्लोपिंग था ऊपर वाले में, इसमें क्या है अपवर्ड स्लोपिंग है बराबर, और पहले वाले में अपवर्ड स्लोपिंग था। अब ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अब छठा चैप्टर मैं नेक्स्ट वीडियो में मैं 6th चैप्टर अपलोड करूँगी जो है इकोनॉमिक इफेक्ट ऑन टैक्सेशन। थैंक यू फॉर वॉचिंग और कंटिन्यू वॉच करो। और कोई भी अगर प्रॉब्लम आती है मेरे जो लेक्चर्स है उसमें कोई भी अगर आपको प्रॉब्लम आती है, कुछ भी नहीं समझता है या फिर किसी और सब्जेक्ट से रिलेटेड वीडियो चाहिए तो मुझे कमेंट करो, या फिर मेरे जो टेलीग्राम चैनल है उसको ज्वाइन करो, वहाँ पे मैं सारे PDF भी अपलोड कर दूँगी। जो भी मैं पढ़ाऊँगी उसका PDF या फिर उसके बारे में मुझे जो भी इन्फॉर्मेशन मिलेगा, पेपर जो भी मेरे पास आएंगे कभी, तो मैं वो सब कुछ वहाँ पे अपलोड कर दूँगी। उसके लिए फिर आपको कोई कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं है, या फिर जो भी आप कमेंट करेंगे कि मुझे ये चाहिए या फिर इसका सॉल्यूशन चाहिए, कोई भी अगर फ़ोटोज़ भेजा तो मैं सॉल्यूशन भी वहाँ पे सेंड करूँगी। ठीक है, चलो बाय बाय, स्टे हेल्थ।